नमस्कार, आप देख रहे हैं इस हफ्ते विशेष और मैं हूं अर्निशा डाबले। प्रकृति, पानी और पर्यावरण हमारे जीवन की नींव है और इन्हीं सब को बचाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि किस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास देखेंगे जिनसे पर्यावरण को संरक्षित रखा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। सुबह की ताज़ी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और हरियाली से भरा वातावरण, यही तो प्रकृति की सबसे खूबसूरत पहचान है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली और बढ़ते प्रदूषण ने इस सुंदरता को धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए साल 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन की याद में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि पर्यावरण केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की आधारशिला है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को, देश और दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था। हमने एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया और दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवार्य किया गया। इस वजह से भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकिल कंपलसरी हुई है। आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का संदेश है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हर व्यक्ति साल में एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों द्वारा वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चे भी पर्यावरण बचाने के संदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग, पानी की बचत और ऊर्जा संरक्षण जैसे छोटे कदम भी बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था का काम नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तभी प्रकृति भी हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर चित्तौड़गढ़ के उनखलिया गांव की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पे घर बनाने से पहले नीम का पेड़ लगाया जाता है। जी हाँ, घर की नींव रखने से पहले भी एक हरियाली का संदेश दिया जाता है। तो आइए चलते हैं चित्तौड़गढ़ और देखते हैं इस गांव की ये अनूठी मिसाल। उनखलिया गांव की पहचान उसकी हरियाली और नीम के पेड़ों से है। वर्षों पहले शुरू हुई परंपरा के तहत हर नए घर के बाहर नीम का पौधा लगाया जाता है। आज ये गांव की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। गांव में हर ओर नीम के पेड़ नजर आते हैं जो छांव, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। इस गांव को बसे हुए पहले पुराना गांव था। ये नदी और बाढ़ के वजह से सब लोग यह नया गांव बसाया। नए गांव बसने के बाद सब लोगों ने तय किया भाई हर घर के बाहर एक पेड़ लगाएंगे। तो हमारे बुजुर्ग जो पहले वाले तय करके गए, उसी हिसाब से अभी भी लोग चल रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं। अब नया मकान कोई बनाता है तो भी एक पेड़ लगाते ही लगाता। और इसका हमें फ़ायदा भी है कि यहाँ कोई फालतू बीमारी नहीं है, पर्यावरण यहाँ का शुद्ध है, बरसात भी अच्छी होती है। तो सबकी मानसिकता एक जैसी है और कोई यूँ नहीं कि भाई एक कोई पेड़ नहीं अपना भी लगा देते, किसी को कहने की जरूरत नहीं।
बस ये इससे सही है, सही काम यही है। अगर जो अंधाधुंध जो पेड़ काट रहे हैं, ये प्रकृति से छेड़खानी कर रहे, इसका खामियाना अपने को भुगतना पड़ता। तो पेड़ तो लगाने चाहिए। ग्रामीणों का मानना है कि नीम केवल एक पेड़ नहीं बल्कि प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसके औषधीय गुणों और पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए गांव में इसकी विशेष देखभाल की जाती है। पेड़ों को परिवार के सदस्य की तरह संरक्षित किया जाता है और समय समय पर नए पौधे भी लगाए जाते हैं। करीब 400 परिवारों वाले इस गांव में 1500 से अधिक नीम के पेड़ मौजूद हैं। यहाँ पेड़ लगाना अभियान नहीं बल्कि पीढ़ियों से निभाई जा रही जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है और हर नए निर्माण के साथ एक नया पौधा लगाया जाता है। यहाँ जब मकान का निर्माण होता है तो नींव से पहले यहाँ घर के बाहर जो मकान बनने वाला है उसके बाहर नीम का पेड़ लगाते हैं। इससे ये है कि जब मकान का काम चलेगा और तब तक साथ साथ में वो पेड़ भी बड़ा होने लगेगा और पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूकता है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में कि पूरा गांव हरा भरा दिखता है। यहाँ करीब करीब 1500 से ज़्यादा पेड़ हैं और वर्तमान समय में यहाँ जितने जैसे सड़कों का निर्माण है, औद्योगिकरण है, इनमें जितनी पेड़ की कटाई हो रही है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इस गांव में इतनी जागरूकता है कि हर निर्माण के समय में यहाँ नीम का पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण को शुद्ध बनाने में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। जैसे गांव बसावट हुई उस समय से ये परंपरा चली आ रही है कि बुजुर्गों द्वारा के हर घर के बाहर ये नीम का पेड़ लगाते हैं और उस परंपरा को पूरे गाँव वाले अभी तक उसका निर्वहन कर रहे हैं और हर घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगाते हैं ज़रूर, जैसी व्यवस्था है उस अनुसार। और उसको लोग पेड़ को कोई काटते नहीं और नए हर बार नए बार अलग अलग वैरायटी के नीम के पेड़ ये लगाते हैं हर बार। नहीं, पेड़ काटने की तो परंपरा नहीं है, केवल नया लगाते हैं और नीम के अधिकतर नीम के ही लगाते हैं, काटने की परंपरा नहीं है। और लगभग गाँव में 2-1 हज़ार के लगभग पेड़ नीम के होंगे। उनखलिया गांव की कहानी बताती है कि पर्यावरण संरक्षण बड़े अभियानों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह गांव संदेश दे रहा है कि यदि हर परिवार एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण मिल सकता है। बांसवाड़ा के इंजीनियरिंग छात्रों ने एक अनूठी मिसाल पेश करी है। उन्होंने कबाड़ में पड़ी एक गोल्फ कार्ट को नए इलेक्ट्रिक वाहन में बना दिया है। कम लागत में बना ये वाहन ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहा है। तो आइए देखते हैं बांसवाड़ा से ये खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों ने अपनी तकनीकी दक्षता, नवाचार क्षमता और टीम वर्क का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। उन्होंने वर्षों से निष्क्रिय पड़ी एक इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित कर दिया। विश्वविद्यालय परिसर में लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी इस गोल्फ कार्ट की बैटरियां पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मोटर कंट्रोलर कार्य नहीं कर रहा था, वायरिंग क्षतिग्रस्त थी। ऐसे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों ने इस वाहन का निरीक्षण कर चरणबद्ध तरीके से इसे पुनर्निर्मित करने का निर्णय लिया। परियोजना के अंतर्गत पुरानी लेड एसिड बैटरियों को हटाकर अत्याधुनिक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी स्थापित की गई। वाहन में बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई। एक बार चार्ज होने पर 60 से 70 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी तकनीक का चयन इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
ने ईंधन बचत की जो अपील की है उसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग महाविद्यालय द्वारा ई व्हीकल का निर्माण किया है। इससे निश्चित रूप से ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। छात्रों द्वारा विकसित इस वाहन का नाम पुष्पक रखा गया है, जो रामायण में वर्णित पुष्पक विमान से प्रेरित है। भारतीय परंपरा में पुष्पक विमान उन्नत परिवहन, तकनीकी कल्पनाशीलता और नवाचार का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन का नाम पुष्पक रखा गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य डॉक्टर अर्पित पाठक ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की परियोजनाएं विद्यार्थियों को वास्तविक चुनौतियों से परिचित कराती हैं, साथ ही उन्हें नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करती हैं। इस वाहन के माध्यम से मैकेनिकल विभाग के छात्रों द्वारा अपने प्रैक्टिकल सेशन को पूरा व्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिकल ज्ञान को बढ़ाया गया है और इस प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने जो महाविद्यालय के दूसरे जो छात्र उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा देंगे और आने वाले समय में और भी इस प्रकार के वाहन महाविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। जो कबाड़ पड़ी हुई गोल्फ कार्ट थी जो बिल्कुल चल नहीं रही थी और बहुत काम मांग रही थी, उसको उन्होंने पूरी तरीके से मॉडिफाई किया। उसके अंदर उन्होंने उसकी बैटरी सिस्टम को अपडेट किया है और उसका स्टीयरिंग और उसके रिम्स और जो उसका ट्रांसमिशन था उसको अपडेट किया है। साथ में उसमें इंडिकेटर लाइट्स, हॉर्न और बाकी चीज़ों को भी व्यवस्थित तरीके से किया है। ये परियोजना विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक बैटरी तकनीक, मोटर नियंत्रण, विद्युत सुरक्षा, वाहन पुनर्स्थापन और परियोजना प्रबंधन का वास्तविक अनुभव प्राप्त हुआ। इस परियोजना का सफल क्रियान्वयन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों प्रिंस, कनक, गोविंद, बसंत और श्रद्धेय ने किया। संकाय सदस्यों ने विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी, बैटरी प्रबंधन प्रणाली, मोटर नियंत्रण, सुरक्षा मानकों और परियोजना निष्पादन के विभिन्न चरणों को में मार्गदर्शन प्रदान किया। इस पुष्पक प्रोजेक्ट में हमने इस लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया है, जिसमें हमने 48 वोल्ट की BLDC मोटर लगाई है, जिसका RPM है 2300 to 4800 रन करती है उस RPM पे। और इस स्टीयरिंग सिस्टम इसका मैकेनिकल है, जिसमें हमने रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ किया हुआ है। ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और हरित प्रौद्योगिकी की भावना को भी सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करती है। साथ ही यह सिद्ध करती है कि राजस्थान के आदिवासी अंचल में स्थित युवा इंजीनियर भी आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के क्षेत्र में अभिनव समाधान विकसित करने की क्षमता रखते हैं। डीडी न्यूज के लिए भुवनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। राजस्थान की लोक संस्कृति में आस्था और कला का संगम देखने को मिलता है। जालौर के हरजी गांव में माटी कला का एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मामा जी के घोड़े के नाम से प्रसिद्ध माटी कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं किस तरह ये माटी कला गांव की आजीविका को और ज़्यादा मजबूत कर रही है। जालौर जिले का हरजी गांव इन दिनों अपनी अनूठी माटी कला को लेकर खास पहचान बना रहा है। यहाँ के शिल्पकार पीढ़ियों से मिट्टी के घोड़े तैयार करते आ रहे हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में मामा जी के घोड़े कहा जाता है। खुले आंगन और छोटी कार्यशालाओं में कारीगर हाथों से मिट्टी को आकार देकर आस्था की अद्भुत मिसाल तैयार करते हैं। इन मिट्टी के घोड़ों का धार्मिक महत्व भी बेहद खास माना जाता है। हरजी गांव स्थित मामा जी मंदिर में सैकड़ों मिट्टी के घोड़े श्रद्धा और विश्वास की कहानी बयां करते नजर आते हैं। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने और घोड़ों की मूर्तियां खरीदने पहुँचते हैं। नाली से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी लाके उसको गाड़नी पड़ती है, गाड़ के बाहर लेके उसमें घोड़ों की लाज मिलानी पड़ती है,
फिर साग के तो उसका टुकड़ा 10 टुकड़ा बना के 10 टुकड़ों से एक घोड़ा जोड़ के उसका एक घोड़ा बनाना पड़ता है। फिर उसको पकाना पड़ता है। पकाने के बाद उसको कलर करना पड़ता है। फिर उसको सब रेडी किया जाता है। फिर स्थानों पे लोग ले जाते हैं, काफी दूर से भी ले जाते हैं। इसका नाम तो स्थान पे होता है, हम दे नहीं सकते हैं। कोई मामा जी है, कोई जुझार है, कोई मणिनाथ है, कई देव बैठे हैं, उसका नाम तो वही मिलता है। शिल्पकार मिट्टी को 7 से 8 हिस्सों में गढ़कर बड़े बड़े घोड़ों का निर्माण करते हैं। पहले इनके अंदर ईंट या लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है, फिर गीली मिट्टी चढ़ाकर उसे आकार दिया जाता है। इसके बाद बारीक नक्काशी कर घोड़े के गले और शरीर पर सजावटी डिजाइन बनाई जाती है। सूखने के बाद इन्हें रंगों से सजाया जाता है। और हमारा कारोबार घोड़ियाँ बनाने से ही है और गुजरात और बाड़मेर, जैसलमेर इन दूर दूर से लोग लेने आते हैं और देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति भी घोड़े जैसे हाथी, ऊँट सब जगह से लेने आते हैं। हरजी गांव की यह माटी कला अब राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर तक अपनी पहचान बना चुकी है। राजस्थान सरकार का माटी कला बोर्ड भी शिल्पकारों को मंच देकर इस लोक कला को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ की परंपरा ये है कि वहाँ जो हम इच्छा मांगे, इच्छा पूर्ण होने पे यहाँ से लेके जाते हैं और हमारे ग्रामवासी भी हमारे साथ में है। पूजा पाठ विधि विधान से लेके जाना पड़ता है यहाँ पे। और हमारे पोपा जी जो उपासक है वो भी साथ में सत्येंद्र कुमार, और हमारी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ से लेके जाके हम वहाँ घोड़े स्थापित करते हैं। ऐसा है कि यहाँ की परंपरा से घोड़े यहीं बनते हैं। तो 52 वीरों को, साधु सिंह जी को, जज जी डोगरा को, सबको यहाँ से ही लेके जाते हैं। और अभी हम लेके जा रहे हैं साधु सिंह जी का बासरागंज में। मिट्टी से बने ये मामा जी के घोड़े सिर्फ कलाकृति नहीं बल्कि राजस्थान की लोक आस्था, संस्कृति और परंपरा की जीवंत पहचान है। हरजी गांव आज भी अपनी इस अनूठी माटी कला के जरिए विरासत को सहेजने का काम कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए जालोर से संवाददाता दिलीप कुमार मीणा की रिपोर्ट। साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि पर्यावरण और फिटनेस से जुड़ा एक समाधान है। विश्व साइकिल दिवस पर दुनिया भर में सब लोगों ने साइकिल के महत्व को समझा और राजस्थान के सीकर में भी तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। तो आइए देखते हैं कैसे ये साधन पर्यावरण और फिटनेस का संदेश दे रहा है। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 3 जून 2018 को पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। साइकिल एक ऐसा साधन है जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुलभ और उपयोगी है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिल चलाने से हृदय स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मोटापा नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह मानसिक तनाव कम करने और सक्रिय जीवन शैली अपनाने का भी प्रभावी माध्यम है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में साइकिल एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनकर उभरी है। इसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इससे कार्बन उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि दुनिया के कई शहर साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। सरकार की ओर से आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट इंडिया के तहत संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया जा रहा है। विश्व साइकिल दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का संदेश है। यदि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग करें तो न केवल अपनी सेहत बेहतर बना सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा मिलता है। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इसमें उत्साहपूर्वक भाग लें, स्वयं को फिट इंडिया ऐप पर रजिस्टर करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों को भी इससे जोड़ें। आइए आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सीकर में भव्य तिरंगा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक अजीत पाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस लाइन से शुरू हुई इस यात्रा में शिक्षकों, पुलिस जवानों, खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने साइकिलिंग के माध्यम से फिट इंडिया, स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इंटरनेशनल साइकिलिंग डे है 3 तारीख को, तो इस अवसर पर जो सीकर में एक साइकिल क्लब है चलते हैं, उन लोगों ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो साइकिलिंग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। तो पुलिस लाइन सीकर में ये रैली स्टार्ट हुई है जो शहीद शहर में होती हुई शहीद स्मारक पर ख़त्म होगी। इस रैली का जो मेन उद्देश्य है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति और अपने जो एक रेगुलर रूटीन है जिसमें एक हेल्थ अभी तक अपना इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है इंडिया में, तो उसको भी शामिल करते हुए और स्पोर्ट्स के प्रति और इस तरीके से ये साइकिल रैली यहाँ से चालू हुई। सीकर साइकिल राइडर्स ग्रुप जो काफ़ी सालों से एक्टिव है, उसके एक छोटे से मैसेज से पूरे सीकर में हमने एक जागरूकता फैलाई कि स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को बचाना है। इसमें सब ने मिलके, चाहे युवा हों, प्रौढ़ हों, बच्चे हों, उद्यमी हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों, सब ने अपने निस्वार्थ भाव से साइकिल लेके आए और पूरे शहर में हमने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल स्वस्थ रहने का एक सबसे बड़ा साधन है। अगर व्यक्ति साइकिल चलाएगा तो घुटने हो, चाहे किसी तरह की कोई बीमारी हो, नहीं होगी। और इस सब का जो क्रेडिट है सीकर जिले के जो साइकिल राइडर्स ग्रुप है उसको जाता है। युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपको अगर लंबे टाइम तक स्वस्थ रहना है और अपने आप को फिट रखना है और आपको अपने घुटने कभी भी खराब नहीं होने देने हैं, तो आप नियमित रूप से साइकिल चलाएं। भले ही आप 10 किलोमीटर रोज चलाएं, आप साइकिल चलाओगे तो आपके घुटने कभी खराब नहीं होंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं आज मेरी थकावट हो रखी है, मेरी हिम्मत नहीं है। आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और आपको देख करके दूसरे लोग भी चलाएंगे तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। दूसरा, आप पर्यावरण को भी आपका योगदान रहेगा बचाने में। हर घर में साइकिल हो और हर आदमी रोज साइकिल से अपना छोटा मोटा काम करे ताकि प्रदूषण भी नहीं फैले। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां लोगों को नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य जागरूकता और प्रदूषण मुक्त परिवहन के महत्व की जानकारी दी गई। इस दौरान राजकमल जाखड़ और पवन ढाका ने साइकिलिंग के स्वास्थ्य लाभों और पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका पर अपने विचार साझा किए। साफ है कि साइकिल केवल एक परिवहन साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन और हरित भविष्य की दिशा में एक प्रभावी कदम है। थार के रेगिस्तान में लोगों के लिए पानी आज भी सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों को गर्मियों के समय में पानी की संकट से जूझना पड़ता था, लेकिन अब जैसलमेर में एशिया की सबसे बड़ी पानी की डिग्गी बनकर तैयार हो गई है और अब गर्मियों में लाखों लोगों को राहत मिलेगी। तो आइए देखते हैं जैसलमेर से ये रिपोर्ट।
जैसलमेर के घंटियाली के पास 1356 आरडी पर बनी ये डिग्गी आधुनिक इंजीनियरिंग और मरुस्थल की जरूरत का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है। ये छोटे समंदर जैसा दिखाई देता है। पूरी डिग्गी के बेस में जमीन के नीचे 300 माइक्रोन की स्पेशल प्लास्टिक शीट बिछाई गई है। जलाशय में स्टोर किए गए रो वाटर को आम जनता की घरों की सप्लाई चेन तक पहुंचाने के लिए मजबूत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस नई डिग्गी को सीधे मोहनगढ़ स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य सिस्टम से जोड़ा गया है। डिग्गी से पानी को लिफ्ट कर मोहनगढ़ तक पहुंचाने के लिए 1.5 मीटर चौड़ाई वाले 4 हेवी ड्यूटी पाइप बिछाए गए हैं। इन पाइपों के जरिए पानी को पंप करके पहले मोहनगढ़ फिल्टर प्लांट भेजा जाएगा। ये सेंट्रल केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना है, उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 जगह अपने बड़े बड़े रिजर्वायर बना रहे हैं जो 1274 करोड़ के हैं। और 4 जगह में एक तो इंदिरा गांधी नहर बुर्जी संख्या 507 पे, एक बुर्जी संख्या 750 पे, एक बुर्जी संख्या RD 1131 पर, एक 1365 RD पे। तो जो 1365 RD इंदिरा गांधी परियोजना की बुर्जी है वो अपने नाचना के पास है। और नाचना जैसलमेर में आता है। यहाँ से पानी जैसलमेर और फलोदी जिले में जो भी लाभान्वित गांव है और शहर है उसमें पानी जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में करीबन 242 करोड़ रुपए की लागत आई है। सबसे खास बात यह है कि इसमें विशाल रिजर्व रखने की क्षमता है। जलदाय विभाग की योजना आगामी मानसून और इंदिरा गांधी नहर में आने वाले अतिरिक्त पानी से इसे जुलाई तक पूरी तरह भरने की है। गौरतलब है कि राजस्थान में हर साल मार्च से मई के बीच करीबन 1 से 1.5 महीने की नहरबंदी होना आम बात है। इस अवधि के दौरान पंजाब के हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में आने वाला पानी पूरी तरह रोक दिया जाता है। ऐसे में रेगिस्तानी जिलों में जलापूर्ति बनाए रखना जलदाय विभाग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता था। 18 जनवरी 2023 से काम शुरू हुआ और 15 अप्रैल 2026 को ये निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अंदर 242 करोड़ की लागत आई है और 3 साल के अंदर 300 से 400 मजदूर प्रतिदिन काम करके ये बहुत बड़ा अचीवमेंट पूरा हुआ है। इस जलाशय से बाड़मेर और जैसलमेर जिले के 50 लाख आबादी को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 25% 50% राशि के JJM स्कीम में खर्च करके और एक जलाशय बनाया है जो PHD के आने वाले समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर विभाग ने नीति बेहद ही साफ रखी है। मानसून के समय जब भारी बारिश होती है तब किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए नहर के पानी की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा पंजाब में अत्यधिक बारिश होने के कारण जब इंदिरा गांधी नहर में क्षमता से अधिक एक्सेस वाटर छोड़ दिया जाता है उसी समय इस विशाल रिजर्व वायर को भरा जाएगा। इसके बाद इसमें साल भर का पानी सुरक्षित करके धीरे धीरे इस पानी को मोहनगढ़ पंपिंग स्टेशन की तरफ लिफ्ट किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज राजस्थान, जयपुर। यही छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। कहीं पानी बचाया जा रहा है, कहीं हरियाली बढ़ाई जा रही है, तो कहीं तकनीक से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। यही सब मिलकर एक हरित भविष्य की नींव रख रहे हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।